Hello dear students, welcome back in online teaching. Today we are going to discuss question and answer on chapter number 4. Here is the book of history grade 7. Dear students, as you all know, in previous video we have taken information about chapter number 4. In this video we are going to discuss about the question and answer डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर नंबर 4. तो चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 4 जो है जिसका नाम है द मुगल एम्पायर, प्रीवियस वीडियो में हमने ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, इसके बारे में जानकारी ली है. आज हम जो चैप्टर है इसके ऊपर जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, हम आंसर्स देखेंगे. ओके, तो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग. अब ये जो है मैच द पेयर से मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं. देखिए, मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौड़ राजपूत, नूरजहान एंड सूबेदार. इधर भी क्या है, क्वेश्चंस है. मारवाड़, गवर्नर, उज्बेक, मेवाड़, जहांगीर और रैंक. अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो मैच द फॉलोइंग है, ये जो पेयर्स है, यहाँ पर इनके आंसर्स क्या करने हैं, लिखने हैं, इनको मैच करना है. ओके, तो लेट्स सी द आंसर्स. हियर यू कैन सी द आंसर्स. देखिए, मनसब फर्स्ट वाला जो है मनसब, मनसब का आंसर आता है. मनसब का मीनिंग क्या होता है, देखिए रैंक. मनसब यानी क्या है, एक वो रैंक है, तो इसका आंसर है रैंक. आपको ये जो मैच है इसको पेयर करनी है. ओके, नेक्स्ट है मंगोल. मंगोल जो है क्या है, देखिए मंगोल कौन थे, क्या था ये मंगोल, उज्बेक. इसका आंसर है उज्बेक. नंबर 3, सिसोदिया राजपूत. अब सिसोदिया राजपूत कौन थे, कहां से थे, देखिए इसकी आंसर है मेवाड़. ठीक है. नंबर 4, राठौड़ राजपूत. राठौड़ राजपूत कहां से थे, मारवाड़. ठीक है, फिर ये हो गया उसका आंसर. नेक्स्ट वन, नूरजहान. इसका आंसर क्या है, देखिए जहांगीर. ठीक है. बाद में है सूबेदार. अब सूबेदार की जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो है गवर्नर. ठीक है, तो ये सब हो गए इन जो मैच द फॉलोइंग है, मैच द पेयर है, इसके आंसर्स. आई होप आपके समझ में आया होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2. क्या है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स. क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. आपको क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करनी है, जो करेक्ट आंसर्स है वो लिखने हैं. ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो ब्लैंक्स है क्वेश्चन है ये इनको रीड कर लेंगे. सो लेट्स रीड इट. द कैपिटल ऑफ मिर्जा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका आंसर लिखना है. ठीक है. बाद में नंबर नेक्स्ट है, द 5 डेक्कन सल्तनत्स वेर बेरार, खानदेश, अहमदनगर. यहाँ पर ब्लैंक दी गई है और यहाँ पर एक ब्लैंक दी गई है, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है 2 आंसर्स आएंगे. ठीक है. नंबर नेक्स्ट, सी, इफ ज़ैत डिटरमाइंड मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड हिज. अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आंसर लिखना है. ठीक है. नंबर डी, अब्दुल फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसिलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ. अब यहाँ पर भी आपको एक ब्लैंक दी गई है, इसमें आंसर लिखना है. चलिए इसके आंसर्स हम ढूंढते हैं. आंसर्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं. देखिए, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू फिल द ब्लैंक्स. ओके, तो फर्स्ट जो है उसका आंसर देखिए क्या है, द कैपिटल ऑफ मिर्जा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वाज. कौन सी थी कैपिटल, काबुल. तो पहली जो ब्लैंक है ये यहाँ पर आपको काबुल लिखना है. नेक्स्ट जो है बी, देखिए क्या है, द 5 डेक्कन सल्तनत्स वेर बेरार, खानदेश, अहमदनगर. और यहाँ पर जो 2 ब्लैंक्स दी गई है, यहाँ पर कौन से आंसर आएंगे, फिर बीजापुर और गोलकोंडा. ठीक है ना. तो बीजापुर और गोलकोंडा ये जो आंसर है, ये आपको जो ब्लैंक है बी नंबर का क्वेश्चन, वहां पर आपको फिल करनी है. नेक्स्ट है सी, इफ ज़ैत डिटरमाइंड अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी, सवार इंडिकेटेड हिज नंबर ऑफ कैवलरी मैन. अब जो सी है, सी का आंसर आपको क्या लिखना है,
नंबर ऑफ कैवलरी मैन। कैवलरी मैन का मतलब क्या होता है बच्चों? तो इसका मतलब होता है घुड़सवार, जो घोड़ों पर बैठकर आने वाले सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको कहा जाता है कैवलरी मैन। अब नेक्स्ट जो है डी, देखिए अब्दुल फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ। अब जो डी है हमने देखा था क्वेश्चन में, यहाँ पर क्या है, हमें आंसर फिल करना है, ठीक है। तो अब्दुल फजल अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर, अब्दुल फजल कौन था? अकबर का दोस्त था और काउंसलर भी था। तो कैसी हेल्प की थी उसने? टू फ्रेम सुलह ए कुल। अब ये आंसर जो है डी का आंसर क्या है? सुलह ए कुल। so that he could govern a society composed of many religions, cultures and caste। जो अकबर के दोस्त थे अब्दुल फजल, उन्होंने क्या किया था, उनके लिए ये सुलह कुल का निर्माण किया था, उसे तैयार किया था ताकि वो अच्छे तरीके का क्या कर सके, गवर्न कर सके, अपना जो राज्य है वो अच्छे तरीके से क्या करे, चला सके। ओके बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, जो आंसर्स है ब्लैंक्स में दिए गए, इनको अच्छे तरीके से फिल करके लर्न करना है, इनको राइट करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वेयर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। अब यहां पर एक वर्ड आया है, देखिए सेंट्रल प्रोविंसेस। सेंट्रल प्रोविंसेस का मतलब होता है केंद्रीय प्रांत, या फिर ये जो प्रोविंसेस है इसका मतलब होता है प्रांत, जिसे हम रीजन भी कह सकते हैं। तो व्हाट वेयर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल। मुगल जो थे, मुगल साम्राज्यकर्ता जो थे, उनके कौन से ऐसे सेंट्रल प्रोविंसेस थे, कौन से केंद्रीय प्रांत थे। देखिए कौन कौन से जो रीजन थे वहां पर उनकी सत्ता थी। देखिए इसका आंसर है द सेंट्रल प्रोविंसेस। उनके कौन से रीजन थे, कौन से केंद्रीय प्रांत थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स, मुगलों के अंडर, मुगलों के कंट्रोल में कौन कौन से जो रीजन थे। देखिए एक था पानीपत, लाहौर, दिल्ली, आगरा, मथुरा, अम्बेर, अजमेर, फतेहपुर सिकरी, रणथंबोर, इलाहाबाद, सिंध, काबुल, देन आफ्टर मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, बिहार, बंगाल, चित्तौड़, ओडिशा एंड डेक्कन। देखिए इतने सारे इलाके, इतने सारे जो रीजन है, प्रोविंसेस है, ये किसके कंट्रोल में थे? मुगलों के कंट्रोल में थे। इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन दीज प्रोविंसेस वेर सूबेदार। अब ये जो सारे इलाके थे, ये जो सारे रीजन्स थे, इनको संभालने के लिए अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्लेस के लोगों की जरूरत थी। तो ये इलाके संभालने के लिए, रीजन संभालने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही थी, या फिर की गई थी। वो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स इन दीज प्रोविंसेस, ये जो प्रोविंसेस थे, ये जो रीजन्स थे, तो ये इन रीजन में आने वाले जो इंपॉर्टेंट लोग थे, वेर सूबेदार। वो कौन रहते थे? सूबेदार, यानी कि ये सूबेदार इनको संभालते थे। और कौन था? देखिए दीवान थे, दीवान बख्शी जिसे कहा जाता है। उसके बाद है वका ई नेविस, उसके बाद है काजी एंड कोतवाल। इनके जैसे लोग ये क्या करते थे, इन रीजन्स को, ये जो प्रांत रहते थे, ये जो प्रोविंसेस रहते थे, इन्हें मैनेज करने का काम करते थे, संभालने का काम करते थे। द नंबर ऑफ प्रोविंसेस रोज टू 15 ड्यूरिंग अकबर्स reign, 17 during Jahangir's time and 22 under Shah Jahan. The provinces were divided into sarkars, parganas and villages. The provincial administration was organized on the model of central administration. अब ये जो कुछ भी प्रोविंसेस थे, रीजन्स थे, इनको अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था, ठीक है ना। कौन कौन से पार्ट्स थे वो देखिए, सरकार्स जिन्हें कहा जाता है सरकार, उसके बाद है परगनास और विलेजेस, यानी कि जो ग्रामीण रूरल एरिया होता है वो, ठीक है। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द मॉडल ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो भी कुछ रीजन थे, जो प्रांत थे, इनको एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, एक केंद्रीय
प्रशासन के जरिए इनको क्या किया जाता था, संभाला जाता था, मैनेज किया जाता था। ओके, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया? आपको इसे अच्छे से क्या करना है, रीड करना है और लर्न करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। What was the relationship between the मनसबदार एंड द जागीर? अब लेसन में आप लोगों को मालूम है कि हमने मनसबदार और जागीर इनके बारे में जानकारी ली है। तो व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर? जागीर और मनसबदार के बीच में क्या रिलेशनशिप थी? देखिए, इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका? देखिए, मनसबदार्स वेयर द पैट्रोन्स हु जॉइंड द मुगल सर्विस। अब यहाँ पर एक पैट्रोन वर्ड आया है। पैट्रोन का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करने वाला, ठीक है ना। या फिर हम जो मुगलों की जो कार्यकाल है, जो मनसबदार है उनका कार्यकाल है, तो वो जो पैट्रोन्स थे उनको हम जो रीजन वो संभालते थे, तो रीजन संभालने वाले मनसबदार वो क्या थे, उनके रक्षक थे, उस पर्टिकुलर रीजन के वो रक्षक थे। तो मनसबदार वेयर द पैट्रोन्स, ये रक्षक थे, संरक्षक थे। हु जॉइंड द मुगल सर्विस, उन्होंने कौन सी सर्विस स्वीकार की थी? मुगल सर्विस, मुगल साम्राज्य जो थे वहां पर वो अपनी सर्विस देते थे। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। अब ये जो मनसबदार होते थे इनको एक क्या था, हु होल्ड्स अ मनसब, जिनके पास एक मनसब होता था, मनसब रहता था। विच मीन्स अ पोजिशन ऑफ और रैंक, जिसे क्या कहा जाता है, किसी प्रकार की एक पोजिशन भी हम उसे कह सकते हैं, या फिर उसे एक रैंक भी उन दिनों कहा जाता था। ठीक है ना। It was a grading system used by the Mughals to fix the rank, salary and military responsibilities। और ये जो मनसबदार थे, मनसब जो था, ये जो पोजीशन थी, ये किसके लिए फिक्स की जाती थी? किसके लिए ये ग्रेडिंग, ये जो थी ये ग्रेडिंग सिस्टम थी जो कि क्या करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी? टू फिक्स द रैंक, सैलरी एंड मिलिटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये चीजें करने के लिए मनसबदार चुने जाते थे, उनका चयन किया जाता था। Each मनसबदार had to maintain a specified number of सवार और कैवलरी मैन। और ये जो मनसबदार रहते थे इनके पास क्या रहता था? मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार, कुछ सैन्य रहता था, कुछ सोल्जर्स रहते थे, और कैवलरी मैन। कैवलरी मैन का मतलब मैंने इससे पहले आपको बताया है, कैवलरी मैन का मतलब होता है ऐसे सैनिक जो घोड़ों पर आते हैं या फिर घुड़सवार जिन्हें कहा जाता है। इट्स कॉल्ड एज कैवलरी मैन। ठीक है ना। A जागीर was a revenue assignment for the मनसबदार। अब जो एक जागीर होती थी, वो जागीर क्या थी? एक मनसबदार के लिए रेवेन्यू वहां से उनको मिलता था, रेवेन्यू असाइनमेंट के तौर पर उसे देखा जाता था। वो जो मनसबदार रहते थे वो जागीर से रेवेन्यू, जो भी कुछ टैक्स रहता था वो वसूला करते थे। द मनसबदार्स हैड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम अ जागीर बट दे कुड नॉट रिसाइड इन और एडमिनिस्टर द जागीर। और ये जो मनसबदार थे, ये मनसबदार अपने जागीर से क्या कर सकते थे? सिर्फ रेवेन्यू जमा कर सकते थे, टैक्स जमा कर सकते थे, लेकिन उसे क्या नहीं कर सकते? तो वो रिसाइड नहीं कर सकते, और उसको हम क्या कर सकते हैं? एडमिनिस्टर नहीं कर सकते थे। दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स विच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स while the मनसबदार्स सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ये जो मनसबदार थे ये पर्टिकुलर एरिया से क्या करते थे? जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू क्या करते थे? जमा करते थे, कलेक्ट करते थे। और वो किसके लिए यूज किया जाता? तो वो रेवेन्यू, वो जो कुछ भी सर्वेंट्स रहते थे, जो कुछ भी आर्मीज रहती थी, जो कुछ भी सोल्जर्स रहते थे, उनकी जो सैलरीज है उनको अच्छे तरीके से मैनेज करना, एक अच्छे तरीके का प्रशासन वहां पर निभाने के लिए मनसबदार रेवेन्यू का क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। और ये जो मनसबदार थे ये कहाँ पे सर्विंग करते थे? अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो कंट्री के अदर पार्ट्स रहते थे वहां पर वो अपनी सर्विस क्या करते थे? प्रोवाइड करते थे। ओके, नेक्स्ट लाइन है, देखिए, इन अकबर्स रीजन in Akbar's reign, these Jagir were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the मनसबदार। अब अकबर के रीन में या फिर जो भी कुछ रीजन्स थे, प्रांत थे, वहां पर बहुत ही केयरफुली असेस टू सो दैट देयर रेवेन्यूज वेर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार्स। अब वहां पर क्या किया जाता था
कि कोई ऐसी चीजें होती थी कि लोगों से जबरदस्ती टैक्स को वसूल किया जाता था। ठीक है, बाद में है बाय औरंगजेब श्रीन द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड was often less than the granted sum। अब देखिए ये जो औरंगजेब का शासन था, रीन यानी कि शासन भी हम उसे कह सकते हैं, द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस देन द ग्रांटेड सम। वो जो ग्रांटेड सम थी उससे क्या था, कभी कभी क्या रहता था, वो लेस रहता था यानी कि कम रहता था। मोर ओवर अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार्स meant a long wait before they received a jagir. These and other factors created a shortage in the number of jagirs. As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a जागीर। अब ये क्या था, एक जागीर यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर बिकमिंग एन एडमिनिस्टर टू अ पर्टिकुलर रीजन, वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जमा करने की क्या करते थे कोशिश करते थे। These factors during औरंगजेब्स reign led to the peasantry's suffering and loss। अब इससे क्या हो गया कि जो भी कुछ गरीब लोग रहते थे, जो भी कुछ किसान खेती बाड़ी करते थे, उनसे जबरदस्ती टैक्स वसूलने की कोशिश की जा रही थी ज्यादा से ज्यादा। इसकी वजह से इसका जो आउटपुट रहा वो क्या हो गया, These factors during औरंगजेब्स reign led to the peasantry's suffering and loss। सफरिंग हो, लॉस हो, उनकी जो उनका बहुत सारा लॉस हो गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू पे करने से लोगों को जितनी चीजें उनके पास रहनी चाहिए थी वो लोग अपने पास नहीं रख सकते थे। इससे क्या हो गया, उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। ठीक है, अब ये आंसर आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स रीड, व्हाट वाज द रोल, देखिए क्या है, व्हाट वाज द रोल ऑफ द जमींदार इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन था यानी कि मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य में जमींदार जो थे, जमींदारों का क्या रोल था, इनकी तरफ कौन सा काम था या फिर इनका रोल क्या था मुगल साम्राज्य में। इसका आंसर क्या है, देखिए पॉइंट्स में इसका आंसर दिया गया है, उसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू कैन सी हेयर द टर्म zamindars was used by the Mughals for all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains। देखिए क्या था, the term जमींदार was used by the Mughals, मुगलों के द्वारा ये जो जमींदार नाम है ये आया था, वहां पर उसका निर्माण हुआ था। for all the intermediaries whether they were local headmen of villages or powerful chieftains। अब ये लोग कौन, जमींदार कौन रहते थे कि अगर कोई ग्रामीण भाग है, कोई रूरल एरिया है तो वहाँ का एक हेडमैन यानी कि वहाँ का एक मुखिया या फिर वो विलेज में सबसे पावरफुल जो chieftains, पावरफुल जो इंसान रहता था वो वहाँ का उस रीजन का क्या रहता था, जमींदार रहता था, जिसके पास बहुत धन दौलत हो, वेल्थ हो और वो उस विलेज का क्या हो, हेड हो। द जमींदार्स कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। अब ये जमींदारों का काम क्या था, देखिए जमींदार क्या करते थे कि गरीब किसानों के पास से क्या करते थे, वो जो रेवेन्यू है वो वसूल किया करते थे। दे एक्टेड एज इंटरमीडियरीज बिटवीन द रूलर्स एंड द पीजेंट्स। अब वो क्या थे, जो रूलर रहते थे, रूलर और जो कुछ भी पीजेंट्स थे, ये इन दोनों के बीच, पीजेंट्स और रूलर्स, इनके बीच में का एक हिस्सा कौन रहता था, जमींदार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दे कलेक्टेड टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री विच वाज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द मुगल रूलर्स। अब वो क्या कलेक्ट करते थे, दे कलेक्टेड टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्रीज। जो पीजेंट्री यानी जो भी कुछ गरीब लोग अपने खेतों में, किसान लोग अपने खेतों में कुछ भी धान को तैयार करते थे, उससे जो भी कुछ वेल्थ उनको मिलती थी उससे क्या करते थे, जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे। जो भी कुछ खेतीबाड़ी की जाती थी उस पर क्या लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था। विच वॉज अ सोर्स ऑफ इनकम। अब ये किसका इनकम सोर्स बन गया था, मुगल रूलर्स यानी कि मुगल जो सम्राट थे, मुगल सम्राट, मुगल रूलर्स जो किंग्स थे, उनका एक ये क्या जरिया बन गया था इनकम
हासिल करने का, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि मुगलों के पास जो भी कुछ वेल्थ आती थी उसमें ज्यादातर हिस्सा किसका रहता था, जो टैक्स आता था, रेवेन्यू आता था, उसमें से वो मिलता था या फिर आता था। ठीक है, नेक्स्ट है, in some areas the zamindars exercised a great deal of power and sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in rebelling against Mughal authority। अब कभी कभी क्या होता था कि कुछ किसान जो थे वो बहुत गरीब थे, या फिर उनके पास ज़्यादा खेतीबाड़ी नहीं रहती थी, अपना जो घर का मैनेजमेंट है वो उस पर वो कर सकते थे, या फिर खेती में से जो भी कुछ चीज़ें मिलती थी उस पर वो अपना घर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चला सकते थे। इसी हालात में जमींदार क्या करते थे, जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर एंड समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। वो जबरदस्ती से कभी कभी जमींदार क्या करते थे, इनकम टैक्स जो है, रेवेन्यू जो है वो वसूला करते थे। और कभी कभी क्या होता था, देखिए एक पॉजिटिव भी चीज वहां पर होती थी, जमींदार एंड पीजेंट्स, जो जमींदार और पीजेंट रहते थे, अगर वो सेम कास्ट के हो तो वो क्या करते थे, मुगलों के विरोध में खड़े हो जाते थे कि आप क्या करिए, जो भी कुछ आपको किसान या फिर गरीब लोग अपने मन से जो भी कुछ टैक्स देते हैं वो लीजिए, या फिर अगर आप जोर जबरदस्ती से उनसे टैक्स वसूल करेंगे तो ये हरगिज मुमकिन नहीं होगा, या फिर उसका अपोज वो थोड़ा सा वो लोग उन समय करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, these peasants revolts in fact challenged the stability of the Mughal empire from the end of the 17th century। अब ये जो पीजेंट्स थे, ये जो गरीब लोग थे, ये क्या करते थे, इनफैक्ट चैलेंज द स्टेबिलिटी। अब ये जो मुगल साम्राज्य की स्थिरता थी, मुगल साम्राज्य जो स्थिर हुआ था बहुत सारे रीजन में, इनको एक प्रकार से 17th सेंचुरी में इन लोगों ने क्या किया था, चैलेंज किया था। ठीक है, अब ये आंसर्स आपके समझ में आए होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सो लेट्स रीड। How were the debates with religious scholars important in the formation of Akbar's ideas and governance? देखिए क्या है क्वेश्चन, How were the debates with religious scholars? जो religious scholars रहते थे, धर्मोपदेशक रहते थे, धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले विद्वान लोग रहते थे, उनके साथ जो भी कुछ चर्चाएं होती थी, डिस्कशंस होता था, वो किस तरह से क्या था, इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडियाज ऑन गवर्नेंस। जो अकबर का गवर्नेंस था वो एक अच्छा बनाने के लिए, आइडियल बनाने के लिए रिलीजियस लोग जो थे, यानी फिर धार्मिक विद्वान लोग जो थे, उनके साथ जो भी कुछ डिस्कशन किया गया वो अकबर के गवर्नेंस में या फिर राज्य में किस प्रकार से काम आया। देखिए आंसर क्या है, कौन कौन सी ऐसी आइडियाज धार्मिक या फिर धर्मोपदेशक जो लोग थे, धर्मों के विद्वान लोग थे, उन्होंने कौन कौन सी आइडियाज अकबर को दी थी ताकि वो अपना गवर्नेंस जो है वो अच्छे तरीके से चला सके। देखिए पॉइंट में आंसर है, फर्स्ट आंसर है, वाइल अकबर वाज एट फतेहपुर सीकरी, जब अकबर फतेहपुर सीकरी जो थी, जहां पर उसका राज्य था, साम्राज्य था, ड्यूरिंग द 1570s, कब, सन 1570 में, ही स्टार्टेड डिस्कशंस इन द इबादत खाना ऑन रिलीजन विथ उलेमास, ब्राह्मणास, जी सर, जो प्रीस्ट थे जिनको धर्मोपदेशक के नाम से जाना जाता है, एंड ज़ोरास्ट्रियंस, यानी कि 1570 में जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था, तब उसने क्या किया, अपना जो गवर्नेंस है, अपना जो एम्पायर है वो अच्छे तरीके से चलाने के लिए, वहाँ पर अच्छी चीज़ें जो है स्थापित करने के लिए अलग अलग पंथों के, अलग अलग रिलीजन्स के जो विद्वान लोग थे उनसे क्या किया, बातचीत की, डिस्कशन किया कि किस तरह से वो अपना जो राज्य है, एम्पायर है, वो चला सकता है। इसमें कौन शामिल था, उलेमा शामिल थे, ब्राह्मणास शामिल थे, प्रीस्ट यानी जो भी कुछ धर्म के विद्वान लोग तो रहते थे, धर्मोपदेशक लोग रहते थे उनके साथ, और ये ज़ोरोआस्ट्रियंस लास्ट जो अपने वीडियोस है उनमें हमने देखा है कि ज़ोरोआस्ट्रियंस के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है, Akbar was interested in the religious and social customs of different people. It made him realize that religious scholars who emphasized on ritual and dogma were often bigots. Their teaching created divisions and disharmony amongst his subject. अब जो religious लोग थे या फिर religion के बारे में जो भी कुछ बातचीत या फिर अपना जो राज्य है, साम्राज्य है, उसमें
रिलीजियस यानी गवर्नेंस अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों, जिन चीज़ों की ज़रूरत उसे लगी वो सारी चीज़ें अकबर ने अपने साम्राज्य में की थी। देखिए नेक्स्ट है, दिस लेड अकबर टू द क्रिएशन ऑफ द आइडिया ऑफ सुलह ए कुल और यूनिवर्सल यूनिवर्सल पीस। दिस सिस्टम फोकस्ड ऑन एथिक्स एंड द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस, दैट दे वेर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब अपना गवर्नेंस जो था, शासन जो था, प्रशासन जो था, ये अच्छे तरीके से चले या फिर अच्छे तरीके से चलाने के लिए अकबर ने क्या किया था, जो अब्दुल फजल थे उनके दोस्त, फ्रेंड, उन्होंने सुलह ए कुल का निर्माण किया था, जिसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल पीस यानी कि वैश्विक शांति का एक संदेश इसके जरिए लोगों को देने का प्रयास वहां पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब्दुल फजल हेल्प्ड अकबर इन framing a vision of governance around this idea of Sulah e Kul, and later Jahangir and Shah Jahan followed this principle of governance as well। अब अकबर ने क्या किया, इन सारी चीज़ों का क्या किया, इनकी स्थापना की थी, इनका फाउंडेशन किया था, जैसे कि हमने पढ़ा है सुलह ए कुल, यूनिवर्सल पीस जिसे कहा जाता है, वैश्विक शांति एक लोगों को देना या फिर वैश्विक शांति का एक संदेश लोगों की तरफ पहुंचाने का काम अकबर ने किया था। इसी आइडिया को आगे चलकर किसने अपनाया, जहांगीर और शाहजहां थे, इन्होंने भी उस आइडिया को क्या किया था, अपनाया था। ओके, ये आंसर आपकी समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। Why did the Mughal emphasize their Timurid and not their Mongol descent? अब इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो हम समझ के लेंगे। Why did the Mughals emphasize their Timurid? अब ये तैमूर जो था, इसे हम क्या करते हैं, टिमुरिड, तो इसे तैमूर भी कहा जाता है। तैमूर को ज्यादा महत्व या फिर उस पर ज्यादा जोर क्यों दिया गया? एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है उनके वंशज, जो पूर्वज होते हैं ना, उनको हम कह सकते हैं डिसेंट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस टिमुरिड जो था उसको क्यों दिया गया? इसका आंसर है, देखिए, द मुगल्स वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स। मुगलों के दो वंशज थे, एक तो उनकी माँ की तरफ से आए वाले वंशज और दूसरी साइड थी उनके पिता की तरफ के। ठीक है ना, तो फ्रॉम देयर मदर साइड दे वेयर डिसेंडेंट्स। अब उनकी जो मदर थी तो किसके डिसेंडेंट्स थे? देखिए, जंगीज खान, जिसे कहा जाता है चंगेज खान, रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब्स। मंगोल ट्राइब जो थी वहां पर ये रूलर था जिसका नाम था चंगेज खान। चाइना एंड द सेंट्रल एशिया, उसी तरह से उसका जो साम्राज्य था वो कहां पर था? चाइना एंड सेंट्रल, मध्य एशिया में स्थापित था। फ्रॉम देयर फादर साइड, और उनके जो पिता की साइड है वो कहां से थी? सक्सेसर, वो जो वंशज थे वो तिमूर ऑफ द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न टर्की। कहाँ के रूलर थे वो? ईरान, इराक और मॉडर्न टर्की जो कंट्री है वहां के। द मुगल्स एम्फासिज्ड ऑन देयर टिमुरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट्स बिकॉज जंगीज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकेयर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। अब ये जो चंगेज खान जिसका नाम दिया गया है, तो ये चंगेज खान ने बहुत सारे लोगों का मैसेकेयर किया था, उनकी हत्याएं की थी। इनन्यूमरेबल पीपल यानी कि उनके क्या हो सकता है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, इतने लोगों को उसने क्या किया था? मारा था। दे टुक प्राइड इन द फैक्ट दैट टिमूर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। ईच रूलर गॉट अ पिक्चर मेड ऑफ टिमूर एंड हिमसेल्फ। अब वहां पे जो उस समय जो भी कुछ रूलर होते थे, किंग्स होते थे, वो क्या करते थे? ये जो टिमूर था, ये टिमूर के साथ क्या कर सकते हो या फिर क्या करते थे? अपनी एक पिक्चर बनवा लेते थे, अपना एक फोटो वो बना लेते थे। ठीक है, अब ये आंसर आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स रीड दिस। हाउ इंपॉर्टेंट वाज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू जो थी यानी कि खेती बाड़ी से मिलने वाली रेवेन्यू, जो टैक्स, खेती बाड़ी से मिलने वाला टैक्स कितना इंपॉर्टेंट था? टू द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी, उसकी जो स्थिरता थी, वो बनाए रखने में जो लैंड रेवेन्यू थी उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व था उसका? देखिए, एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य। ठीक है, तो मुगल एम्पायर को अच्छी तरह से स्टेबल करने में
जो खेती बाड़ी से या फिर लैंड से जो भी कुछ रेवेन्यू मिलता था वो किस तरह से इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंस था उसका। लेट्स सी द आंसर, वी विल रीड दिस। The income from land revenue was the main source of income for the Mughal rulers and hence it was very important। अब हम लोगों ने देखा है कि मुगल जो साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो सिचुएशन थी, स्टेबिलिटी थी, वो किस पर निर्भर थी, जो रेवेन्यू मिलता था उस पर निर्भर थी। तो द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स, वो लैंड रेवेन्यू जो था, वो जो टैक्स था, वो मेन सोर्स था। ठीक है, हमने देखा है पहले लाइन में। नेक्स्ट है द सैलरीज ऑफ सोल्जर्स वेयर पेड एंड द वेलफेयर फॉर द जनरल पब्लिक वाज कंडक्टेड यूजिंग द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू। अभी जो लैंड रेवेन्यू था यानी कि खेतीबाड़ी से मिलने वाला जो भी कुछ रेवेन्यू था, इससे क्या किया जाता था कि जो सैलरीज रहती थी, जो भी कुछ सोल्जर्स के पेमेंट्स रहते थे, वो इस रेवेन्यू से अदा किए जाते थे, उनको दे दिए जाते थे। और दूसरी एक बात जो थी, द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, यानी कि राज्य में जो भी कुछ लोग रहते थे उनके बारे में सोचना, या फिर राज्य में कोई आपत्ति आए तो उसे हल करने के लिए जब भी कोई वेल्थ की जरूरत रहती थी, तब ये जो रेवेन्यू रहता था, इस रेवेन्यू का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट वन है इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू वाज रिक्वायर्ड। अब एक अच्छे तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, शासन चलाने के लिए इस लैंड रेवेन्यू का होना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट है बट द अमाउंट कलेक्टेड एज रेवेन्यू वाज सो हाई दैट इफ लेफ्ट द पीजेंट वेरी लिटल फॉर इन्वेस्टिंग ऑन टूल्स एंड सप्लाईज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब क्या होता था, जो रेवेन्यू वसूल किया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसका इनडायरेक्टली असर किस पे होता था, जो भी कुछ पीजेंट्स रहते थे, जो भी कुछ गरीब लोग रहते थे, उनकी जिंदगी पर इसका इनडायरेक्टली असर होता था। अब समझिए कोई जो किसान है वो अपनी खेती से 50 रुपए क्या करता है, अर्न करता है। ठीक है, तो इसमें से अगर 20 रुपीज या फिर 25 रुपीज अगर वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे देता है, तो उसके पास बचते कितने हैं, 25 रुपीज। ठीक है, तो इस 25 रुपीज में उसको क्या करना पड़ता था, अपना घर भी चलाना पड़ता था, और जो लैंड को या फिर खेती बाड़ी को जो भी कुछ सामान लगता था वो उससे लाना पड़ता था। यानी कि थोड़ा सा ये जो सप्लाईज रहती थी उसमें कमी आती थी, या फिर उनकी जो गरीबी की सिचुएशन रहती थी उसमें ये सब कुछ मैनेज कर पाना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि वो क्या करते थे, रेवेन्यू पास करते थे गवर्नमेंट को, या फिर तत्कालीन जो शासन था उनको वो टैक्स अदा करते थे। ठीक है, अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है अपना देखिए, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। Why was it important for the Mughals to recruit mansabdars from diverse background and not just Turanis and Iranis? अब जो मुगल थे, मुगलों के साम्राज्य में बहुत सारे मनसबदार और जमींदारों की क्या किया गया था, नियुक्ति की गई थी, चयन किया गया था, ताकि अलग अलग रीजन वो संभाल सके। तो why was it is important for the Mughals, मुगलों के लिए ये बात जरूरी क्यों थी, टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, जो मनसबदार थे वो अलग अलग प्रांत से थे, अलग अलग रीजन्स के थे, वो क्यों थे, एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानीज, उन्होंने जो तुरानीज थे, ईरानीज थे, उनका ही चयन क्यों नहीं किया, इनको क्यों मनसबदार नहीं बनाया। देखिए इसका आंसर क्या है, इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, मुगलों के लिए बहुत जरूरी थी कि वो अलग अलग प्रांत के, अलग अलग रीजन्स के लोगों को एज अ मनसबदार उनका क्या करे, सिलेक्शन करे। एंड नॉट जस्ट टूरानीज एंड ईरानीज बिकॉज द एम्पायर हैड एक्सपांडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स एंड प्रोविंसेस, क्योंकि मुगलों का साम्राज्य लगभग ज्यादा से ज्यादा जो रीजन्स थे, ज्यादा से ज्यादा जो प्रोविंसेस थे, वहां पर वो क्या हो गया था, फैल गया था। प्रोविंसेस का मतलब होता है, हम इसको प्रांत कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग प्रोविंसेस में, रीजन्स में मुगलों का साम्राज्य फैल गया था। तो अगर कोई उसी प्लेस के इंसान को मनसबदार चुनते थे तो उस पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ के प्रांत की, वहाँ के रीजन की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो मनसबदार वहाँ के लोगों से, जो वहाँ के पीपल्स थे वहाँ, उनसे वो क्या कर सकता था, वसूल कर सकता था। बाय रिक्रूटिंग मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स द मुगल्स वेर एबल टू विन द ट्रस्ट of the common people and created a balanced administration।
और वहाँ का पर्टिकुलर उसी क्षेत्र का या फिर प्रोविंस का मनसबदार चयन करने से लोगों का एक ट्रस्ट या फिर हम उसे कह सकते हैं लोगों का विश्वास मुगलों द्वारा हासिल किया जाता था, और जो भी कुछ कॉमन पीपल्स थे। एंड क्रिएटेड अ बैलेंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और उसी के साथ वहाँ पर जो पर्टिकुलर एक मनसबदार रहता था उसी प्लेस का रहता था, इसकी वजह से वहाँ पर एक बैलेंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन रहता था, एक अच्छा प्रशासन, अच्छा एक शासन मुगलों का वहाँ पर रहता था। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको ये जो आज हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपको इन आंसर्स को क्या करना है, अच्छे तरीके से रीड करके इनको लर्न करना है। ओके, जो नेक्स्ट लेसन है उस नेक्स्ट लेसन की चैप्टर की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।